प्यारे विद्यार्थियों, प्रमुख प्रशासनिक विचारकों में आज हम कौटिल्य के बारे में अध्ययन करेंगे। कौटिल्य विश्व के महानतम विचारकों में माने जाते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र के नाम से एक ग्रंथ लिखा। कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक थे। वह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और मंत्री थे। कौटिल्य का मानना था कि राजा शक्तिशाली बना रहे और अपने राज्य का विस्तार साम, दाम, दंड, भेद की कूटनीति के माध्यम से करता रहे ताकि उसे धन प्राप्त हो, जो राज्य की खुशहाली के लिए जरूरी है। उसने राज्य की 7 प्रकृतियां या अंग बताए और कहा, बिना इन 7 अंगों के कोई राज्य पूर्ण नहीं है। उसने लोक प्रशासन को राज्य की शक्ति का अनिवार्य पहलू बताया। उसने लोक प्रशासन के सिद्धांत प्रतिपादित किए और समझाया कि प्रशासन कला भी है और विज्ञान भी, जिसमें स्वयं राजा को दक्ष होना चाहिए। प्रशासकों की योग्यता पर उसने बहुत जोर दिया। अर्थशास्त्र का अध्ययन करके हमारी समझ में आएगा कि किस तरह अच्छे प्रशासन से लोगों की भलाई की जा सकती है। कौटिल्य के समय में विभागों का अर्थ था अधिकारियों, कर्मचारियों और क्रियाओं की एक श्रृंखला। इस श्रृंखला से जुड़े कुछ मुद्दे थे जिनमें पद, योग्यता, भर्ती, वेतन, अवकाश इत्यादि महत्वपूर्ण थे। उस समय योग्यता, उच्च कुल और कुशलता भर्ती के विशेष मापदंड थे। अधिकारी और कर्मचारी प्राय 3 श्रेणियों में विभक्त थे: नगर अधिकारी, ग्राम अधिकारी और सेना अधिकारी। मंत्री या परामर्शदाता जो राजा के समीप होते थे, इन अधिकारियों को निर्देशन और परामर्श देते थे। अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती एक महत्वपूर्ण विषय है। अधिकारियों की भर्ती राजा अपने मंत्रियों की सलाह से करते थे। राजा, पुरोहित और प्रधानमंत्री की एक अंतरंग परिषद होती थी। प्राचीन काल में पदोन्नति की भी परंपरा थी। प्राचीन भारत में केंद्रीय कार्यालय का अस्तित्व था जो प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय शासन का निरीक्षण करता था। प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी जो प्रांतीय, प्रादेशिक और जिला प्रशासन को मान्यता देती थी। बड़े प्रांतों को विभाजित करके कई नई प्रशासनिक इकाइयां बनाई जाती थीं, जिन्हें अक्सर मंडल कहा जाता था। कौटिल्य का परिचय। कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त को चाणक्य भी कहा जाता था। अगर कोई कहे कि तुम चाणक्य हो तो इसका अर्थ होगा कि तुम कूटनीति, राजनीतिक दांवपेच और शासन कला में माहिर हो, अर्थात तुम साम, दाम, दंड, भेद के माध्यम से सत्ता का उपयोग करते हो और शक्ति प्राप्त करते हो और उसको बनाए रखते हो। कारण यह है कि कौटिल्य राजा को जो सीख देता है उसमें वह सब कुछ है जो सत्ता प्राप्ति के लिए, राज्य के विस्तार के लिए और शासन करने के लिए जरूरी है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की एक विशिष्ट कृति मानी जाती है। कौटिल्य का जन्म कब हुआ इस बारे में सही ज्ञात नहीं है। लगभग 321 BC यानी बिफोर क्राइस्ट चंद्रगुप्त मौर्य राज सिंहासन पर बैठा और उसी समय कौटिल्य को, जो उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, को मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनाया गया। यह संभव है कि मैकियावेली के समान कौटिल्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को शासन करने, साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने
और उसमें विस्तार करने के उद्देश्य से अर्थशास्त्र के माध्यम से पाठ पढ़ाने और प्रशिक्षित करने का प्रयास किया हो। कौटिल्य एक विद्वान व्यक्ति था और प्रबुद्ध वर्ग में पला बड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय से उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति का प्रोफेसर बन गया। यानी आज जो प्रोफेसर जिनको हम बोलते हैं वो आचार्य हुआ करते थे। वहीं वह चंद्रगुप्त के संपर्क में आया। कौटिल्य का दृष्टिकोण धार्मिक या आध्यात्मिक कम, वैज्ञानिक अधिक था। वह आदर्शवादी कम था लेकिन यथार्थवादी अधिक था। कौटिल्य ने अपने लेखन में ऐतिहासिक और अनुभववादी दोनों दृष्टिकोणों को अपनाया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना विद्वानों के अनुसार 350 से 283 ईसा पूर्व हुई। अर्थशास्त्र जिसमें 15 अधिकरण अर्थात ये 15 भागों में विभक्त है। इसकी संरचना सूत्रों के रूप में काव्य की भाषा में है। इसमें 380 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र के केवल 4 भाग, पहला, दूसरा, पांचवा और छठा, लोक प्रशासन से संबंधित हैं। अर्थशास्त्र का 50% भाग विदेश नीति और प्रतिरक्षा से संबंधित है। अर्थशास्त्र में दूसरे भाग का शीर्षक है सरकारी अधीक्षकों के कर्तव्य। यह भाग विभागों से संबंधित है। अर्थशास्त्र के प्रथम भाग में राजा का संबंध मंत्रियों, गुप्तचरों, राजदूतों और राजकुमारों से दर्शाया गया है। अर्थशास्त्र में सेवी वर्ग यानी कार्मिक वर्ग, जो कर्मचारी वृंद होते हैं वो, अर्थशास्त्र में सेवी वर्ग पर भी प्रकाश डाला गया है, क्योंकि कौटिल्य से पूर्व उसके समय में लिखित संविधान, कानून और नियम नहीं थे। इसलिए राजा, मंत्री और सेवी वर्ग गुणात्मक आधार को श्रेष्ठ मापदंड मानते थे। कौटिल्य ने सेवी वर्ग के गुणात्मक आचरण को बहुत महत्व दिया। सार यह था कि यदि राजा और सेवी वर्ग का चरित्र अच्छा है तो शासन भी अच्छा होगा। अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब है रोजी और जीविका से संबंधित चीज़ें। ये चीज़ें भूभाग का विस्तार करके और उसको बनाए रखकर हासिल की जा सकती हैं। अतः अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जो राजा को राज्य के भूभाग को विस्तृत करने की कला सिखाता है। कौटिल्य ने अर्थ को व्यापक अर्थ में लिया है। इसमें सब कुछ सम्मिलित है: राज्य, अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति, कौशल, रणनीति और सबसे अधिक शासन और प्रशासन की कला। इस तरह अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है और कला भी है। इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला, पालन अर्थात जिसका आशय है प्रशासन और राज्य की सुरक्षा। दूसरा है लाभ, जिसका अर्थ है भूभाग को जीतना, उस पर कब्जा बनाए रखना। और अर्थ में ये दोनों बातें सम्मिलित हैं। राज्य की प्रकृति। कौटिल्य ने एक अराजक राज्य की कल्पना की, जब कभी राज्य नहीं था, यानी जब अराजक स्थिति थी। इसमें मत्स्य न्याय सर्वोपरि था। स्वाभाविक है, सबल दुर्बल को सताएगा, राज्य में अराजकता फैलेगी। ऐसे में राजा का शक्तिशाली होना जरूरी है। राजा कमजोर लोगों के कल्याण और सुरक्षा की गारंटी देगा। इसके बदले में प्रजा राजा को कर देगी। राजा और लोक प्रशासन। कौटिल्य का मानना था कि राजा या राजकुमार को लोक प्रशासन में दक्ष होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार लोक प्रशासन एक कला भी है और विज्ञान भी, और अर्थशास्त्र का उद्देश्य है राजा को लोक प्रशासन में माहिर करना
राजा को लोक प्रशासन के विज्ञान का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इतना ही नहीं, राजा के अतिरिक्त राजकुमार, पुजारी और मंत्रियों को भी लोक प्रशासन में माहिर होना चाहिए। अतः कौटिल्य राजा को सलाह देता है कि उसे उस लोक प्रशासन का गहन अध्ययन करना चाहिए और विशिष्ट प्राध्यापकों के निर्देशन में प्रशासकीय सिद्धांतों पर अमल करना चाहिए। पुजारी का कर्तव्य मात्र धार्मिक कार्यों को करना नहीं होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार ऐसा राजा जो हठधर्मी और दंभी हो और प्रशासन के वैज्ञानिक सिद्धांतों के विरुद्ध शासन करने पर अड़ा रहे, वह स्वयं का भी विनाश करता है और अपने राज्य का भी। कौटिल्य के अनुसार राजा को अपने मन से यह भ्रम निकालना होगा कि वह स्वयं में पूर्ण है। वह स्वयं में पूर्ण नहीं है, वह अपने सहयोगियों पर निर्भर है। वह जितना शक्तिशाली है उतनी ही उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। उसे अपने अधिकारियों का सहयोग लेना होता है। इसके लिए उसके अधिकारी या अधीक्षक लोक प्रशासन के शास्त्र में निपुण हों, ये जरूरी है। अर्थशास्त्र में एक और तथ्य पर जोर दिया गया है, वह है जासूसी करवाना। जासूस राजा की आंखें हैं। पूरे साम्राज्य में जासूसों का जाल बिछा होना चाहिए ताकि राजा अधिकारियों के कृत्य पर नजर रख सके। जासूसी लोक प्रशासन का एक अंग होना चाहिए। कौटिल्य ने सफल राज्य के लिए कुछ अनिवार्य तत्व बताए हैं और अर्थशास्त्र में उन्होंने इसे सप्तांग सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है। कौटिल्य ने राज्य की 7 प्रकृतियां या अनिवार्य अंग बताए हैं। इनमें पहला अंग है स्वामी अर्थात राजा। राजा राज्य की आत्मा है, वह शासक है और उसका रूप स्वामी जैसा है। उसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कौटिल्य ने राजा को असीम शक्तियां प्रदान की हैं। राजा का कर्तव्य है प्रजा के प्राणों की और संपत्ति की रक्षा करे। राजा रक्षक है, पालक है। वह रक्षण और पालन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उसका लक्ष्य जनता का कल्याण है। जनता के कल्याण के लिए राजा को दंड का भी प्रयोग करना चाहिए और शांतिमय उपायों का भी। राज्य का दूसरा अंग आमात्य। कुछ विद्वानों के अनुसार यह प्रधानमंत्री है या एक विशेष मंत्री है। कुछ विद्वानों के अनुसार वह आज के मंत्रिमंडल या सचिवालय के प्रमुख सचिव के समान है। वह प्रशासन के मामलों में दक्ष और कुशल है। उसकी बुद्धि कुशाग्र है और सटीक निर्णय लेने में इसका विवेक अद्वितीय है। वह संपूर्ण प्रशासन पर पैनी नज़र रखता है। तीसरा अंग जनपद अर्थात जनसंख्या। कौटिल्य के अनुसार जनता आर्थिक दृष्टि से इतनी सक्षम हो कि कर अदा कर सके, राजा के प्रति वफादार हो और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। राजा को अपने राज्य की सीमाओं को मजबूत करना चाहिए और पड़ोसी राज्यों को कमज़ोर करना चाहिए। प्रजा की खुशहाली के लिए राजा का विस्तारवादी होना अनिवार्य है। हमको ये याद रखना होगा कि जनपद में जनसंख्या और राज्य का भूभाग दोनों ही आते हैं। जनसंख्या का कर्मठ और निपुण होना तथा भूभाग का साधनों से संपन्न होना और उपजाऊ होना दोनों अनिवार्य हैं। राज्य का अगला अंग है दुर्ग या किला। दुर्ग मात्र किला नहीं है, बल्कि संपूर्ण राज्य की किलेबंदी दुर्ग की परिभाषा में आती है। यह किलेबंदी आक्रमण और प्रतिरक्षा दोनों में सक्षम है। इसमें सेना के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। औदिक, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। पर्वत, जो पहाड़ियों के मध्य हो। धनवन, जो रेगिस्तान में हो। और वनदुर्ग, जो जंगलों के बीच में हो। अगला अंग कोष या खजाना।
कोष राज्य के अस्तित्व का आधार है। कोष का प्रशासन कौटिल्यन की नज़र में राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है। कोष का अर्थ है राज्य के राजस्व का एक स्थायी स्रोत। जनपद राज्य के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। राजा को उत्पादन का छठवां भाग कर के रूप में लेना चाहिए। कोष में पर्याप्त सोने का भंडार होना चाहिए। धन के स्रोत नैतिक और न्याययुक्त होने चाहिए और धन इतना होना चाहिए कि राज्य लंबे समय तक अस्तित्व में बना रह सके। कोष राजा का निजी खजाना नहीं है। राजा को जो उपहार दिया जाता है वह भी राज्य के खजाने में जमा होना चाहिए। अगला अंग दंड या सेना। राजा के पास एक शक्तिशाली सेना हो। यह सेना सैन्य कला में माहिर होनी चाहिए, जो वफादार और देशभक्त हो। सेना संतुष्ट रहनी चाहिए। राजा की सफलता के लिए जरूरी है कि सेना क्षत्रियों पर निर्भर हो, क्योंकि सैनिक योग्यता उनके स्वभाव में है। लेकिन संकट काल में शूद्रों और वैश्यों को भी सेना में लिया जा सकता है। प्रतिरक्षा विभाग का एक प्रमुख सेनापति होता है। वह सेना नायक नहीं होता, वह एक तरह से प्रतिरक्षा विभाग का मुख्य प्रशासक होता है। राज्य का अगला अंग है मित्र या सहयोगी। राज्य की कूटनीति का एक महत्वपूर्ण अंग सहयोगियों को बनाना है। सहयोगी ऐसे हों जो जिनसे रिश्ते टूटने की कम से कम संभावना हो। ये सहयोगी किसी न किसी राज्य के राजा होते हैं। सहयोगी बनाना मात्र एक कूटनीति दक्षता है। इसका संबंध विदेश नीति से है। अर्थशास्त्र में विदेश नीति और कूटनीति पर खुलकर बहस की गई है। अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन के सिद्धांत। कौटिल्य वह पहला भारतीय विचारक है जिसने शासन को चलाने के लिए लोक प्रशासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यद्यपि उसने कहीं भी लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन प्रशासन से संबंधित जो सिद्धांत उसने प्रतिपादित किए हैं वे लोक प्रशासन के अंतर्गत ही आते हैं। यह सिद्धांत दो वर्गों में विभक्त हैं। पहले सिद्धांत सत्ता, आज्ञा पालन, अनुशासन, कर्तव्य और उत्तरदायित्व से संबंधित सिद्धांत। दूसरे वर्ग के सिद्धांत हैं श्रम विभाजन, समन्वय, पृथकीकरण, दक्षता, पद सोपान इत्यादि से संबंधित सिद्धांत। पहले प्रकार के सिद्धांतों का संबंध राज्य की संप्रभुता से है और दूसरे प्रकार के सिद्धांतों का संबंध लोक प्रशासन की क्रियाओं से है। कौटिल्य ने दोनों प्रकार के सिद्धांतों को अच्छे शासन के लिए अनिवार्य बताया है। सत्ता, आज्ञा पालन और अनुशासन राज्य का सार है और इन सिद्धांतों का स्वरूप वैधानिक है। जब शासक दंड के प्रति उदासीन हो जाता है तो अव्यवस्था फैलती है। इससे कमजोर शक्तिशाली का शिकार बन जाता है। लेकिन जब सुरक्षा का एहसास बढ़ता है तो कमजोर अन्याय का मुकाबला करता है। कौटिल्य के अनुसार जनता के 4 वर्ग या जातियां अपने अपने स्वभाव के अनुरूप काम करें, यह राजा के दृढ़ निश्चय पर निर्भर करता है। सत्ता, आज्ञा पालन और अनुशासन उसी सीमा तक प्रभावशाली हैं जहां तक दंड की व्यवस्था है। सुशासन के लिए कर्तव्य, हित और उत्तरदायित्व के सिद्धांत भी अनिवार्य हैं। अच्छे उद्देश्य के लिए दंडित करना चाहिए और बदला लेने के लिए नहीं। लोक प्रशासन के तत्व। कौटिल्य ने प्रशासन के 5 तत्व बताए हैं। पहला, उपक्रमों या कार्यों को आरंभ करने के उपाय। दूसरा, कार्यों में लगने वाले लोगों और सामग्री की उत्कृष्टता। तीसरा, स्थान और समय का चयन। चौथा, असफलता की स्थिति में अभिपूर्ति। और 5वां, कार्यों को पूरा करना। कौटिल्य के अनुसार राजा को अपनी सुरक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सत्ता और अनुपालन तभी संभव है जब राजा सुरक्षित है। जिस तरह वह दूसरों की सुरक्षा के लिए जासूसों का इस्तेमाल करता है, उसी तरह उसे बाहरी खतरों को देखते हुए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था पर बहुत जोर दिया है। सुरक्षा, वफादारी और स्थायित्व प्रशासन की
अनिवार्यताएं हैं। सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था आंतरिक असंतोष, भ्रष्टाचार और बाहरी आक्रमण का सामना करने में सक्षम होती है। एकता, स्थायित्व और आदेश की स्वतंत्रता शक्तिशाली राज्य की अनिवार्य शर्तें हैं। इन शर्तों की पूर्ति के लिए अर्थशास्त्र में अनेक सावधानियों पर बहस की गई है। राजा को सत्ता बनाए रखने के लिए आदेश की एकता और निर्देशन का बहुत महत्व है। सेवी वर्ग के सभी सदस्य राजा से सत्ता प्राप्त करते हैं। जनता के सामने वे राजा के प्रतिनिधि की हैसियत से खड़े होते हैं और अंततः वे राजा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुपालन प्रशासन का महत्वपूर्ण तत्व है। अनुपालन के पीछे भय, कर्तव्य, हित या स्वार्थ इत्यादि छिपे होते हैं। जो आज्ञाकारी हैं वे राजा से बहुत भयभीत रहते हैं। स्थिति आग के समान है। आग तो केवल उसे जलाती है जो उसमें कूदता है, लेकिन राजा अगर क्रोधित होता है तो वह अपने सेवक के पूरे परिवार को जला सकता है। किस तरह प्रशासन के आदेशों का पालन किया जाए, इसके लिए लोगों का सहयोग जरूरी है। राजा को लोगों और सेवी वर्ग पर भरोसा भी करना चाहिए। दंड दंड राजा का प्रतीक है। इसके माध्यम से लोगों को भलाई की ओर अग्रसर किया जा सकता है। धन में वृद्धि की जा सकती है, खुशहाली आ सकती है। प्रोत्साहन भी दंड का भाग है। अभावग्रस्त या जरूरतमंदों की सहायता करके लोगों का सहयोग लिया जा सकता है। अधीनस्थों को प्रोन्नति के अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्हें उनके वेतन बढ़ाने चाहिए। उन्हें पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। उनको उचित अवकाश दिए जाने चाहिए। पेंशन का भी प्रावधान होना चाहिए। सेवा में स्थायित्व की व्यवस्था होनी चाहिए। कौटिल्य ने राजा के लिए अनेक सुझाव दिए हैं जो आज भी सार्थक हैं। अधिकारियों के चयन में कुछ गुणात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखने पर भी कौटिल्य ने जोर दिया है। जहाँ तक उत्तरदायित्व का सवाल है, उससे न केवल राजा बंधा हुआ है बल्कि अधिकारी भी। उत्तरदायित्व को प्रशासन का लक्ष्य समझें, ऐसा जरूरी है। दूसरे प्रकार के जो सिद्धांत हैं जैसे श्रम विभाजन, समन्वय, पृथकीकरण, दक्षता और पदसोपान, कौटिल्य ने इन्हें प्रशासन की मशीनरी माना है। श्रम विभाजन शासन को चलाने के लिए एक प्रभावशाली कदम है। कौटिल्य ने लिखा है, संप्रभुता सहयोग पर आधारित है। एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती। राजा के मंत्री होने चाहिए। वे अपने अपने क्षेत्र में काम करें और राजा को सलाह दें। मंत्रियों और राजा के मध्य, अधिकारियों और अधीक्षकों के मध्य समन्वय होना चाहिए। ये लोक प्रशासन की सफलता का मूल मंत्र है। पद सोपानीय व्यवस्था अर्थात प्रशासन में आदेश का प्रत्येक स्तर से गुजरते हुए चोटी से तल तक आना और अनुपालन तल से चोटी तक जाना कौटिल्य की दृष्टि में समन्वय और क्रियान्वयन को प्रभावशाली बनाता है। सत्ता की सार्थकता भी पद सोपानीय सिद्धांत में छिपी है। शासन के अधिकारी और विभाग राजा प्रशासनिक इकाइयों और उनसे संबंधित अधिकारियों पर अपने शासन के लिए निर्भर रहता है। कुछ अधिकारी सीधे राजा के अधीन होते हैं, जबकि कुछ अधिकारी परोक्ष रूप से उच्चतर अधिकारियों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं। राजा देश का सर्वोच्च कार्यपालक होता है। उच्च अधिकारी राजा के प्रति उत्तरदायी हैं। मंत्री अपने निजी क्षेत्राधिकार के कामों को भी देखता है और उन कामों को भी देखता है जिनका संबंध राजा से या राजा के शत्रु से है। अर्थशास्त्र में अधिकारियों को अधीक्षक कहा गया है। ये अधिकारियों से कम स्तर के होते हैं। ये विभाग के प्रभारी नहीं होते, बल्कि विभिन्न आर्थिक और सामाजिक अनुभागों के प्रमुख होते हैं। अधीक्षकों की सहायता के लिए विशेषज्ञ होते हैं। विभागों का विभाजन सेवाओं के आधार पर किया गया होता है। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी समाहर्ता होता है, जो राजस्व को एकत्रित करता है। कौटिल्य के अनुसार वित्तीय प्रशासन चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। कौटिल्य ने वित्तीय विभाग में 3 अधिकारी बताए हैं। समाहर्ता अर्थात वह अधिकारी जो राजस्व को एकत्रित करने का प्रभार संभालता है। समनीपत्र
वह अधिकारी जो राज्य के कोष का प्रमुख है तथा लेखा जोखा अधीक्षक, ये तीनों विभाग एक दूसरे पर निर्भर हैं। कौटिल्य ने सभी विभागों में वित्तीय विभाग को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। अर्थशास्त्र में सामाजिक कल्याण पर भी जोर दिया गया है। उस समय कल्याण की गतिविधियों का संचालन धार्मिक विभाग के क्षेत्राधिकार में आता था। सरकार का कर्तव्य था कि वह सामाजिक कल्याण के कार्य में रुचि ले, वित्तीय प्रशासन की सहायता से जरूरतमंदों की आर्थिक मदद करे। कौटिल्य ने इसे सामाजिक न्याय कहा है। कौटिल्य ऐसे प्रशासनिक विभागों की स्थापना पर जोर देता है जो बुजुर्गों, अनाथों, अपंगों और मजबूरों की आर्थिक मदद कर सकें। गृह विभाग। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गृह विभाग के बारे में भी वर्णन किया है। प्रधानमंत्री, द्वारिक जो महल के कर्मचारियों का मुखिया होता है, हरम का अधीक्षक, अंत्यपाल, पासपोर्ट अधीक्षक, अतिवाहक, वनों का प्रभारी, दुर्गपाल, किले का रक्षक, दंडपाल ऐसा उच्च अधिकारी जो गृह विभाग का अंग है, इनका वर्णन किया है। जिले और सीमाओं के अधीक्षक प्रतिरक्षा संबंधी बातों को देखते हैं। पासपोर्ट अधीक्षक का संबंध राज्य में आने और जाने वाले लोगों से होता है। विदेशियों की गतिविधियों पर भी वह नज़र रखता है। चारा गांव का अधीक्षक वनों की रक्षा करता है, राहजनों को पकड़ता है, मार्गों की रक्षा करता है, गायों की देखभाल करता है और सड़कों की मरम्मत करवाता है। कानूनों और न्याय का विभाग भी अर्थशास्त्र में बताया गया है। प्रशासकीय अदालतें ऐसे 3 व्यक्तियों पर निर्भर बताई गई हैं जो धर्मशास्त्र में दक्ष हों। ऐसे 3 अधिकारी होंगे जो न्याय प्रशासन को लागू करें। अदालतों की पदसोपानीय व्यवस्था होगी, अर्थात 10 गांवों की एक अदालत से लेकर राजा की अदालत तक। एक सर्वोच्च न्यायालय भी होगा। भर्ती एवं प्रशिक्षण, जो कि आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कौटिल्य ने इस पर भी अपने सुझाव दिए हैं। प्रशिक्षण जो प्रशासक बनने से पहले अनिवार्य है, तकनीकी क्षमता, बुद्धिमत्ता और निरंतर परिश्रम करने की आदत, कर्मठता, वक्तृत्व शक्ति, साहस और निर्णय लेने की क्षमता, संकट के समय कष्टों को झेलने की क्षमता, मजबूत चरित्र, निष्ठा और निष्पक्षता जैसे गुण प्रशासक में होने चाहिए और ये गुण प्रशिक्षण के माध्यम से ही पैदा किए जा सकते हैं। भर्तियों से पहले प्रत्याशियों की योग्यताओं की समीक्षा करना भी अनिवार्य बताया गया है। अर्थशास्त्र में मजदूरी और वेतन पर भी प्रकाश डाला गया है। जिस अधिकारी की जिम्मेदारी अधिक हो उसे अधिक वेतन दिया जाए और जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने अच्छा काम किया हो उनको प्रोन्नत किया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य के अंग, गुप्तचर व्यवस्था, राज्य का विस्तार, लोगों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, कर्मचारियों की भर्ती, उनका प्रशिक्षण, उनकी पदोन्नति और वेतन इत्यादि के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। धन्यवाद।